You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, sir. लास्ट क्लास में हमने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसके बारे में बताया था। मैथमेटिकल डेरिवेशंस कैसे किए जाते हैं, किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, इसके वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में एक रफ आइडिया आप लोग को लग गया होगा। लेकिन अगेन ये सारे डेरिवेशंस हमारे काम के नहीं होते। ये जो भी बेसिक डेफिनेशंस हैं वो हमको याद होने चाहिए, और इसके बाद जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए वो हमको याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले क्यों जरूरत पड़े ये तो हमने एक क्वेश्चन से समझा कि अगर हम नहीं यूज करेंगे तो हमको हर बार इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन से बचने के लिए एक तरीके से कहा जाए, या फिर ये प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेटिव फोर्स की कि हम इंटीग्रेशन से बच सकते हैं। तो जब भी कोई वेलोसिटी का क्वेश्चन आए या इस तरह से, तो वहां पर हम एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू जा सकते हैं। तो कल जितनी भी बातें हुई थी उसको मैं एक नटशेल में फिर से यहाँ रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि हमको कुछ और रिजल्ट्स देखने हैं। पहला जो हमारा
रिजल्ट था वो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो रिजल्ट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये 2 मास के लिए अगर हमको लेना हो, जैसे एक मास है m1, एक मास है m2, और उनके बीच का सेपरेशन अगर r हो, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा -g m1 m2 अपॉन r। लेकिन अगर बहुत सारे मास हो फॉर अ सिस्टम, ऑफ मल्टीपल मास, तो ये हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यू से भी डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज यू। तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस समेशन ऑफ जी एम आई एम जे डिवाइड बाई आर आई जे। ये डबल समेशन है, आई इज इक्वल टू 1 to n एंड जे इज इक्वल टू आई टू n। और हाँ ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, इस फॉर्मूला को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक मैथमेटिकल तरीका है इसको लिखने का। बाकी मतलब वही है कि जैसे अगर हमारे पास 3 मासेस हैं, जैसे भी रखे हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे m1 m2 एंड m3। अगर 4 भी होंगे तो 4 लेना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि हर 2 मास का इंटरेक्शन एक बार काउंट करना है। जैसे -g m1 m2 अपॉन r12, इन दोनों का इंटरेक्शन एक बार काउंट हो गया। -g m1 m3 अपॉन r13, 1 और 3 का काउंट हो गया। -g m2 m3 r23। तो हर 2 मास का इंटरेक्शन एक बार काउंट करना है, और इस तरह से ये जो पूरा टर्म बन जाएगा, ये हमारा टोटल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ये हमने कल आपको बताया था। जैसे जैसे टर्म्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ, जैसे जैसे मतलब मास बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ टर्म्स भी बढ़ते जाएंगे। इसको भी कितने काउंट होंगे ऐसा सब बताया था हमने। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं, 3 पार्टिकल है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 5 पार्टिकल है तो उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। और दूसरा जो रिजल्ट आपको बताया गया था वो इससे भी ज्यादा जनरल था, और वो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसकी हमको ज्यादा जरूरत पड़ती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला और एडवांटेज क्या है वो हमको समझ में आना चाहिए। तो ड्यू टू अ पॉइंट मास, पहला मैं इसका एक्सप्रेशन जो लिख दूं, इसमें जो हमारा आया था वो ड्यू टू अ पॉइंट मास एट अ डिस्टेंस r। लाइक एक पॉइंट मास है, उसका मास है m, उससे r डिस्टेंस पर हमारा इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है -gm/r। वेरी सिंपल। यहां पर किसी दूसरे मास की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला -G_M/r ये लिख सकते हैं। और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसके कंट्रास्ट में अगर तुम फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको थोड़ा रियलाइज करो। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी,
ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन चूंकि पोटेंशियल को रियलाइज करना है इंटेंसिटी से, तो उसमें भी हम एक पॉइंट मास के कारण r डिस्टेंस पर, ये मास m है, तो इसके कारण इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। अगर ये सेपरेशन हमारा r है, तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है सबसे पहली बात, और इसका वैल्यू हो जाता है gm/r²। नाउ सी gm/r² ये फील्ड इंटेंसिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और gm/r ये पोटेंशियल है और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई साइन सिंबल नहीं। इसका यूनिट हमने कल ही बताया था, ऐसा यूनिट इसका जूल पर केजी। और जैसे ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करता है, वैसे ही ये भी हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल also obey superposition principle। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करने का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली जैसे मान लो हमारे स्पेस में 3 पॉइंट मासेस दे दिए गए हैं। सपोज ये हमारा एक मास है, एक ये हमारा मास है, एक ये मास है, एक ये मास है, ये 4 अलग अलग मासेस हैं, और हमसे कोई एक पॉइंट देके पूछा गया है कि अच्छा इस पॉइंट पर, ये कोई पॉइंट है P, इस पर पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या होगा। तो जैसा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पहले भी कहता आया है कि अगर ये मास m1 है, ये अगर m2 है, ये अगर m3 है, और ये अगर m4 है, और यहां से डिस्टेंसेस को भी मैं r1, ये डिस्टेंस को r2, ये डिस्टेंस को r3 और इस डिस्टेंस को r4 ऐसे लेना चाहता हूं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू माइनस जी m1/r1 माइनस जी m2/r2 माइनस जी m3/r3 माइनस जी m4/r4। तो द पॉइंट इज कि इसे वेक्टर वाली बात नहीं है कि कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे का डायरेक्शन कंपोनेंट वेक्टर सम, ऐसा कोई बात नहीं है। सिंपल सबको अलजेब्रिक सम लेना है, तो ये एक अच्छा बात होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था, बट वहां वेक्टर्स लेना होता था, यहाँ पर अलजेब्रिक सम इंडिविजुअली सबको निकालेंगे। बस ये याद रखना है कि सब निगेटिव होते हैं, तो अलजेब्रिक सम ये नहीं कि सबको प्लस प्लस करके ऐड कर दिया, सब इंडिविजुअली निगेटिव होते हैं, इसलिए सबको निगेटिव ऐड कर देंगे तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, और एक पॉइंट मास के कारण पोटेंशियल क्या होता है, और मल्टीपल मास के कारण पोटेंशियल क्या होता है, ये समझ आ गया है। ये इसमें भी डाउट है, क्योंकि कल जो था मतलब पिछले क्लास में मोस्टली वो डेरिवेशन था, और हमने कहा था कि डेरिवेशंस यू कैन इग्नोर। अब अगर आज का ये जो नटशेल हमने बताया है, अगर इतना भी समझ आता है, इतने भी अगर याद हो जाती हैं चीजें, बहुत, दैट्स एनफ। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे आएंगे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जहां से डिराइव होता है वो बहुत कम उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो किसी को भी अगर इस पार्ट में प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब ये पोटेंशियल डिफाइन करने से क्या फायदा हुआ, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल डिफाइन करने के पहले कुछ तो रीजन रहा होगा। जैसे बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आएंगे कि एक हमारा सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, लेट्स से 4 मास का एक सिस्टम बना हुआ है, और इसके सेंटर पर
और चारों कॉर्नर पर मास हमारे स्मॉल एम रखे गए। लेट्स अज्यूम दिस। मैं पूरा क्वेश्चन ही एक तरीके से फॉर्म फ्रेम कर दे रहा हूं। और साइड लेंथ इसका है ए। ये हमारा साइड लेंथ है। एक सिस्टम बना हुआ है। क्वेश्चन है कि इसके सेंटर पर हमको एक कैपिटल एम मास लेके आना है। कहां से? इंफिनिटी से। इंफिनिटी का मतलब होता है वेरी फार अवे, वेरी सिंपल। ऐसा पास से कहीं पर लाना होगा तो फिर उसको अलग काम करना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मास को बहुत दूर से लाना होता है। तो इसको लाने के लिए कितना मतलब वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट से। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग कैपिटल एम फ्रॉम वेरी फार टू द सेंटर। ये जो सेंटर है हमारा ओ, इस पॉइंट पर कैपिटल एम को लाना है इन्फिनिटी से। तो क्या वर्क करना पड़ेगा? तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से समझना चाहते हैं, मेथड वन, तो इसमें तरीका यही होता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ये फॉर्मूला है हमारा। और ये जो वर्क डन, जिसमें कहीं कुछ नहीं लिखा गया कि किसके कारण, तो जब भी वर्क होता है तो दो एजेंट होते हैं उसमें, मतलब बेसिकली दो चीजों के कारण वर्क डन पूछा जा सकता है। एक पूछा जाता है एक्सटर्नल एजेंट, और दूसरा पूछा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये याद रखना कि दोनों नेचर वाइज अपोजिट होते हैं। अगर ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा, ये -10 है तो ये +10 हो जाएगा, बस इतने का ही फर्क होता है। और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि हमको किसके कारण निकालना है? तो ये याद रखना है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग एम फ्रॉम वेरी फार टू द सेंटर, जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब कि वो एक्सटर्नल एजेंट है। रिमेंबर दिस। जब क्वेश्चन में एकदम से मेंशन नहीं किया कि किसके कारण तुमको वर्क डन निकालना है, मतलब तुमको एक्सटर्नल एजेंट के कारण ही वर्क डन निकालना है। और अगर मेंशन कर दिया कि कंजर्वेटिव फोर्स, तो फिर जिसके कारण मेंशन करेगा उसको निकालना ही होगा। कायदे से क्लियरली मेंशन होना चाहिए, क्योंकि साइन का फर्क आता है। एक का +5 आएगा तो दूसरे का -5 आएगा। लेकिन बहुत बार सिंपली वर्डन लिख देते हैं, तब भी हमको ये मानना है कि वो एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्डन है। और एक्सटर्नल एजेंट के कारण जो वर्डन है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इक्वल टू WXT। अब यहाँ पर तुम चाहो तो फाइनल माइनस इनिशियल ये करके और वर्डन में एक्सटर्नल एजेंट निकाल सकते हो। अब ये यू फाइनल यू इनिशियल क्या है? यू फाइनल 5 पार्टिकल का एक सिस्टम है और यू इनिशियल 4 पार्टिकल का एक सिस्टम था। और एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना है हम लोग ने ऑलरेडी उस पर बात करी है। दोनों को निकाल के माइनस कर दोगे, लेकिन ये काफी लेंदी प्रोसेस है। पहले 4 पार्टिकल का सिस्टम का तुम एनर्जी निकालो, फिर 5 का निकालो, फिर माइनस करो। वैसे करने लगोगे तो ये भी सिंपल ही है, लेकिन ये लंबा है, मतलब इट विल टेक टाइम। 5-6 स्टेप तक लिखना पड़ सकता है। और इसी का मेथड 2 जो है वो काफी सिंपल है, जो कि हम लोग अब से यूज करने वाले हैं। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 कहता है कि आप वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अगर निकालना हो तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इनटू m, जो भी मास को मूव कर रहे हैं उस मास को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा डायरेक्टली फिगर आउट हो जाएगा।
अब इसको एक बार एक्सप्लेनेशन समझते हैं। जैसे हमने मास को कहाँ से मूव किया, लेट्स से दैट पॉइंट इज ए, और हम तक मूव किया, लेट्स से दैट पॉइंट इज बी, ये सेंटर को हमने बी नाम दे दिया। तो आपको क्या करना है, अभी जो गिवन सिनेरियो है उसमें अगर वर्क डन निकालना हो तो आप बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस ए पॉइंट का पोटेंशियल और इसके बाद जो भी मास को मूव किया वो मास से मल्टीप्लाई, यही हो जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमेशा से जीरो रहा है, हम जीरो लेते हैं, तो वी ए इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो। और वी बी मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल तो अभी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल मास के लिए पोटेंशियल को अलजेब्रिक सम लेते हैं, यानी कि डब्ल्यू ई एक्स टी इज इक्वल टू वी बी माइनस जीरो इंटू कैपिटल। अब वीबी का वैल्यू क्या होगा ये ध्यान से देखना है। तो संयोग से ये सारे मास बराबर भी हैं और इक्वल डिस्टेंस पर, इफ यू सी, मतलब इंडिविजुअली अगर चारों के कारण भी लिखेंगे तो टर्म सेम ही आएगा। तो सीधे सीधे मैं वीबी को जी स्मॉल एम अपॉन ए बाई रूट टू विथ माइनस साइन, ऑब्वियसली ये एक के कारण होगा, और ये अगर चारों के कारण करना हो तो इंटू फोर कर देंगे, ये हो जाएगा वीबी का एक्सप्रेशन इंटू कैपिटल एम कर देंगे। अब इसके बाद जो सिंप्लीफाई करना है वो कर लो, रूट टू पर चला जाएगा तो फोर रूट टी, ये फाइनल जो आंसर होगा वो हो जाएगा माइनस फोर रूट टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ए। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो अगर इस तरीके से यहाँ पर सिमेट्रिक एडवांटेज भी मिल गया, इसलिए पोटेंशियल बहुत जल्दी लिख पाए। अगर डिस्टेंसेस अलग अलग होते, किसी और पॉइंट पर लिखना होता तो हमारा काम काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मुश्किल हो जाता, थोड़ा लंबा जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मास को लाने के लिए ही ये तरीका अपनाएंगे, मास को अगर लेके जाना तब भी यही तरीका अपनाएंगे, कभी भी वर्क डन निकालना हो तब भी यही तरीका अपनाएंगे। ये हमारा एक परमानेंट तरीका है। जैसे इसी क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि ये फोर मास का एक सिस्टम है, और ये जो मास दिख रहा है अपने को, ये वाला जो मास है इसको यहां से हटा के इन्फिनिटी लेके जाना है। चार पार्टिकल का सिस्टम था, उसको तीन पार्टिकल का सिस्टम बनाना है, एक को हटाना है, और इसको हटाना है मतलब इन्फिनिटी तक लेके जाना है। तो बताइए वर्क डन क्या होगा। चलिए ट्राई कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। फोर पार्टिकल का सिस्टम है और एक पार्टिकल को हम इन्फिनिटी लेके जा रहे हैं। मैं नया डायग्राम ही बना देता हूँ, इसी डायग्राम में करोगे तो और ज्यादा दिक्कत होगा। ये हमारे 4 पॉइंट मासेस हैं, इनके बीच का सेपरेशन ए है, और इस मास को उनको हटा के इन्फिनिटी पर लेके जाना है। सारे मास सेम है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा ये निकालना है। पूरा स्टेटमेंट आपको बात समझ में आ गई है। चलिए ट्राई कीजिए तो। ओके, बाकी लोग भी ट्राई करें, इतना भी मुश्किल नहीं है ये।
और किसी ने नहीं किया? हाँ चलिए बताइए क्या है आपका आंसर? सर √2 GM² / A। √2 GM² / A ऐसा? हाँ सर। ओके। अगेन यहाँ भी वर्डन में एक्सटर्नल एजेंट है तो जो बेसिक फॉर्मूला होता है इसके लिए वो वही लगाएंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू मास। अब इस कंटेक्स्ट में इसको रियलाइज करते हैं तो फाइनल पोटेंशियल, क्योंकि कहाँ जहां से मूव किया जा रहा है वो इनिशियल पॉइंट होता है, जहां पर मूव करते हैं वो फाइनल पॉइंट होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वर्डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आएगा वो क्या हो जाएगा? तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल है 0, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल है लेट्स से VA, और इसको जिस मास को मूव कर रहे हैं वो है स्मॉल m। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए। अब A पॉइंट का पोटेंशियल एक्चुअली है क्या? तो A पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इन 3 मासेस के कारण होगा। बारी बारी से तीनों के कारण पोटेंशियल लिख लो। 2 मास तो तुमको A डिस्टेंस पर दिख रहे हैं तो उनके कारण -GM/A यही होना है, इंटू 2 कर दिया। और जो तीसरा मास है उसके कारण पोटेंशियल -GM/√2A, ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल। और ये माइनस साइन उन्होंने बाहर ही निकाल कर रखा था, इंटू M। अब देखो कि ये माइनस और ये माइनस बाहर निकाल के सबको प्लस कर देंगे तो इंटायरली, और जो टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो GM/A इसको अगर बाहर निकाल दें m के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा और बचेगा 2 + 1/√2। ये हो जाएगा हमारा वर्ड। ये रॉन्ग हो गया बच्चे। हाँ सर, वो पहले मैंने 4 मासेस का कर लिया, फिर 3 मासेस का कर लिया, उसी की वजह वो से भी wrong हो गया। 4 मासेस का पोटेंशियल एनर्जी और 3 मासेस का पोटेंशियल एनर्जी अगर निकाल के माइनस करेंगे देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। बट ये आराम से हमको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें फिर जल्दीबाजी करोगे। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म को भी लिखने में अपने को जल्दीबाजी नहीं करनी है, नहीं तो उसमें भी गलती होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। और ये जो फॉर्मूला है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू मास, ये सबसे सटीक मैं तो कहूंगा कि आपका ये रिजल्ट, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक टर्म हमेशा 0 रहता है और डिपेंड कर रहा है कि उसको हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं या इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं। एक टर्म 0 रहेगा और दूसरे टर्म का पोटेंशियल लिखने अपने को पॉइंट मास के लिए बहुत आसानी से -GM/R फॉर्मूला यूज करने आता है। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 कैपिटल M मासेस हैं और इनके बीचों बीच एक स्मॉल m हमने दे दिया और इसको मिनिमम स्पीड क्या दे दी जाए ताकि ये इन्फिनिटी चला जाए या फिर कभी ये लौट के ना आए। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड गिवन, और इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन दोनों मास के बीच का, ये हमने जानबूझ के 2a ले लिया है, 2a, ताकि मिडिल से डिस्टेंस a हो जाए। डेटा अपने मन से हम कुछ भी ले सकते हैं, क्वेश्चन जब आएगा तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट हो सकता है टू मास ऑफ m each are separated by distance 2a. A third mass is placed between them. Third mass small m is placed between them
what should be the minimum speed? Should be given. To that mass so that it able to escape. तो बेसिकली ये जो v है इस सिस्टम का एस्केप वेलोसिटी है। तो हमने एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए आपको बताया था, लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन एस्केप वेलोसिटी काइंड ऑफ हमसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी करने का वही तरीका है कि हम लोग को दोनों पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल एट पॉइंट ए और ये जो इन्फिनिटी पर हम दूसरा पॉइंट लेंगे एट पॉइंट बी, हमको एनर्जी कंजर्वेशन करना होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस पॉइंट पर एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा और एट पॉइंट बी जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा, उन दोनों को इक्वेट कर देंगे। टोटल एनर्जी बस दो ही एनर्जी है, एक है काइनेटिक और एक है पोटेंशियल। तो जब हमने उसको थ्रो किया तो उसकी इनिशियल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर ही तो होनी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने का भी तरीका जो है कि उस पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल है उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस मास की जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है कैसे निकालेंगे। तो ये जो मास है इसका पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, इस मास का पोटेंशियल क्या होगा, इन दोनों का पोटेंशियल निकाल के और इस मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि दोनों के सेपरेशन सेम है, लाइक इसका भी ए है इसका भी ए है, तो माइनस जी कैपिटल एम बाई ए इंटू टू, ये हो गया पोटेंशियल। इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। जब वो बहुत दूर चला जाएगा, दैट मीन्स इन्फिनिटी पर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि हम मिनिमम स्पीड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे भी जीरो होना है, इन्फिनिटी पर जीरो ही होता है पोटेंशियल। अब यू सी, यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। एम कैंसिल आउट हो जाएगा और वी स्क्वायर अपॉन टू, ये हमारा हो जाएगा टू जी एम अपॉन ए। यहां से v हमारा हो जाएगा 4gm अपॉन a अंडर रूट ओवर। और अच्छे से लिख लो। तो फाइनल आंसर हमारा है 4gm अपॉन a। अगर इसी स्पीड से हम थ्रो कर दें तो वो कभी वापस नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पॉइंट मास रिलेटेड हमसे पूछे जाएंगे, जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन, पोटेंशियल एक्सप्रेशन, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हमसे होना चाहिए। दूसरा कि जैसे हमने फील्ड इंटेंसिटी की बात करी थी, तो वो अलग अलग मास, जैसे रिंग के लिए क्या होगा, हॉलो स्फीयर के लिए क्या होगा, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा, उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हमको डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम के लिए याद होना चाहिए। एक्सप्रेशंस, अगेन डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है। एक दो डेरिवेशन अगर कहोगे तो मैं करा दूंगा, लेकिन रिजल्ट अपने को याद होना चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट मास सिस्टम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट मास सिस्टम। जैसे फील्ड इंटेंसिटी में भी हमने रिंग लिया था, यहां पर भी हम लोग एक रिंग लेने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टेक अ रिंग, ये हमारा एक रिंग है जिसका ये हमारा एक एक्सियल पॉइंट है। अब इस रिंग का
मास गिवन है m, रेडियस गिवन है कैपिटल R, और सेंटर से x डिस्टेंस पर अगर हमने कोई पॉइंट लिया है, लेट्स से P, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, माइनस जी कैपिटल M अपॉन अंडर रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा R है और ये हमारा x है, तो ये जो डिस्टेंस होगा रिंग के किसी पॉइंट का, वही है R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से इस बात को हम लिख सकते हैं। अब ये आया कैसे? तो जो फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाला था उस केस में वेक्टर सम लेने के कारण कंपोनेंट हमको निकालने पड़े थे सबके, कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है, ये सब देखना पड़ा था। लेकिन पोटेंशियल में हमने कहा कि ये इसमें वेक्टर नहीं है, तो लॉजिकली देखें तो यहाँ पर एक मास ले लेते हैं, यहाँ पर एक मास ले लेते हैं, कहीं पर भी एक छोटा सा मास ले लिया जाए तो उस मास से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? वही होगा अंडर रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। और किसी भी एक पॉइंट मास का पोटेंशियल यही होना है। और सबके कारण अगर निकालना हो तो इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट वाले टर्म बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर x वेरिएबल नहीं होता है, या x जो है वो एक्सियल पॉइंट का एक डिस्टेंस है, तो ये सिर्फ dm हो जाएगा, और dm का इंटीग्रेशन m होता है टोटल मास। इसलिए बिना किसी ज्यादा तकलीफ के हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। और जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए ग्राफ देखा था, वैसे ग्राफ भी हमको चाहिए होगा। तो ग्राफ कैसा होगा? देखिए ग्राफ इसका, कि एक्सियल पॉइंट दोनों तरफ हो सकता है, इसलिए इसका ग्राफ दोनों तरफ ड्रॉ करते हैं। अब एक चीज याद रखना कि पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए ग्राफ नीचे बनाना चाहिए। बट कभी कभी सिर्फ मैग्नीट्यूड का भी ग्राफ देते हैं, तब ग्राफ ऊपर बन जाएगा। वैसे अभी मैं नीचे बना रहा हूं। द ग्राफ इज लुक लाइक दिस। ये सिमेट्री y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रहेगी। इसी फॉर्मूले से पोटेंशियल एट सेंटर अगर हमसे पूछा जाए तो सिंपली पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस जी एम अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये वही वैल्यू है, माइनस जी एम अपॉन आर। बाकी जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल घटेगा, और फाइनली एट इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा। ये है साइन के साथ। इसी को उल्टा कर दिया जाए, मतलब ये जो ग्राफ है अगर मैं उसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, और बहुत बार ऐसा दिया भी जाता है, ऐसा कोई बुराई नहीं है, तो मान के चलना है कि ये जो मॉड, ये जो v वर्सेस x ग्राफ है, ये मॉड लग गया है इसमें। ज्यादा एप्रोप्रिएट तो ये है, मतलब इन दोनों में अगर सेलेक्ट करना हो तो यही सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई ऑप्शन हम मैच नहीं कर रहा और हमारे पास दूसरा ऑप्शन यही दिया हुआ है, तो डेफिनेटली हमको यही लेना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, यहाँ पर पहला जो हमने केस लिया है वो है रिंग का, तो यहाँ पर लिख लो रिंग यूनिफॉर्मली। ये जो डेरिवेशंस में छोटे छोटे लिख दे रहा हूं, ये डेरिवेशंस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप एक्सप्रेशन क्या होगा, ग्राफ कैसा दिखेगा, इन सब चीजों पर ध्यान देंगे, क्योंकि सीधे सीधे ग्राफ हमसे पूछा जाता है। तुम देखोगे अगर क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में या प्रीवियस ईयर्स में सीधे सीधे बोलेगा कि पोटेंशियल ड्यू टू रिंग का ग्राफ कौन सा है,
पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर का ग्राफ कौन सा है, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर का ग्राफ कौन सा है, सीधे ग्राफ, एक्सप्रेशन सीधे एक्सप्रेशन। तो इसलिए वी शुड रिमेंबर द एक्सप्रेशंस। कहीं डाउट है? बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चन करते रहोगे तो ये मुझे भी लगेगा कि तुम लोग सुन रहे हो, नहीं तो पता चला सब लोग अपनी डेस्क पर बैठ के सो गए। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है हॉलो स्फेरिकल शेल। पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब ही होता है हॉलो, ठीक है। और अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है थिन शेल। इसका मतलब कि उसकी थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल है। तो जैसे ये हमारा वो शेल है। तो इफ यू रिमेम्बर हमारा फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी हमने इस तरह के रिजल्ट्स लिए थे। अगर इसका मास m और रेडियस r अगर ऐसा हो तो दो सिचुएशंस बनती हैं। फॉर r लेस देन r, जिसको बोलते हैं इनसाइड पॉइंट, और दूसरा होता है फॉर r ग्रेटर देन r, जिसको बोलते हैं आउटसाइड पॉइंट। मैं यहाँ पर फील्ड और पोटेंशियल दोनों लिखने वाला हूं ताकि तुम लोग को कॉन्ट्रास्ट समझ में आ जाए। जैसे फील्ड इंटेंसिटी r लेस देन r के लिए ये होता था 0, कोई भी पॉइंट हो उसके लिए होता था 0। और वही पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो -gm/R, मतलब कांस्टेंट एवरी पॉइंट पर, कांस्टेंट। सिमिलरली फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो ये होता था gm/r², और डेफिनेटली रेडियल डायरेक्शन में। और वही पोटेंशियल हमारा हो जाएगा -gm/r। तो हमने जानबूझ के ये साथ साथ एक्सप्रेशंस लिखे हैं ताकि ग्राफ भी थोड़ा बहुत जो फर्क आता है वो समझ लिया जाए, और एक्सप्रेशन में तो जो फर्क है वो तो समझना ही है। तो अंदर में फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है लेकिन फील्ड पोटेंशियल 0 नहीं होता। ये एक ध्यान देने वाली बात है। पोटेंशियल इज नॉट गोइंग टू बी 0, और हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। कितना? तो -gm/R। इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं सी। और आउटसाइड पॉइंट के लिए ये तो हमने शेल थ्योरम के बारे में बात की थी, यहाँ भी वही शेल थ्योरम है। आउटसाइड पॉइंट में शेल थ्योरम बिना किसी लाग लपेट के आप लोग याद रखिएगा। शेल थ्योरम कहता है कि पूरा मास सेंटर पर तो पूरा मास सेंटर पर, और उससे r डिस्टेंस पर यही पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आउटसाइड पॉइंट चाहे हॉलो हो सॉलिड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क होता है सिर्फ इनसाइड पॉइंट पर। इसके लिए ये हमारा -gm/R है। अब सॉलिड स्फीयर के लिए देखेंगे कि ये क्या होगा। जहां तक बात है ग्राफ की, तो देखो ध्यान से, मैं दोनों के ग्राफ फिर से रिकॉल कर दूं। जैसे ये v वर्सेस r का ग्राफ है, v वर्सेस r, और इसी के बगल में i वर्सेस r का भी ग्राफ तुम देख ही लो। वैसे तो पहले ये किया हुआ है लेकिन i वर्सेस r का भी ग्राफ देख लो। तो पहले अप टू डिस्टेंस लेस और इक्वल देन लिख दो यहां पर। अप टू डिस्टेंस r इज इक्वल टू r, यहां तक ये जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है, लाइक दिस।
ये माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर, ये पूरे पॉइंट के लिए सेम। और उसके बाद ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, नीचे क्यों ड्रॉ किया गया है ये हमने बताया, ये माइनस साइन की वजह से। अगर इस साइन को हटा दें तो ये ग्राफ सीधे सीधे ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, मैग्नीट्यूड का ग्राफ दे दिया जाए तो रिवर्ट करने तो आता होगा, इसको जस्ट मिरर इमेज ले लेना है एक्स एक्सिस से। और वही अगर फील्ड वाला तुम एक्सप्रेशन और रिजल्ट याद होगा अगर, तो फील्ड में अप टू आर इज इक्वल टू आर फील्ड होता ही नहीं था, मतलब बिल्कुल ऐसे लाइन जाती थी ग्राफ पर, और इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब ऊपर या नीचे जहां भी ड्रॉ करना है, चलो मैं नीचे ही ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि इसमें भी रेडियल डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो यहाँ पर इसके बाद ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। तो देखोगे ये बाद वाले पोर्शन लगभग सिमिलर है, मतलब हमने फ्री हैंड ड्राइंग की इसलिए सिमिलर है, वैसे सिमिलर नहीं होते। इंटेंसिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होते हैं, यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो डेफिनेटली ये जो जो दोनों ग्राफ हैं ये नेचर वाइज देखने में सेम दिखते हैं, है नहीं। बट फ्री हैंड ड्राइंग करने में हम लोग इसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कि कौन कैसा होगा। तो 1/r हो, 1/r स्क्वायर हो, 1/r क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ता, द ग्राफ विल बी लाइक दिस ओनली। तो ये पोटेंशियल है, फील्ड इंटेंसिटी है, ये तो क्या पहले किया हुआ था, ये अभी हमने किया है। इन सब के प्रूफ है, इन सब के प्रूफ है। मैं फिर से तुमको रिमाइंड कर दूं कि सबके प्रूफ होते हैं, और क्लास 12 में हम लोग डिटेल में सबके प्रूफ भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैच्योरिटी उतनी नहीं है, सारे प्रूफ बताने पर भी ये चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत हमको इंफॉर्मेशन कम है, तो इसको गैदर करना आसान है। अगर मैं इसी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी देने लगूं, इसका प्रूफ ऐसे होता है, उसका प्रूफ ऐसे होता है, तो ये चीज और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा और फिर बच्चों के लिए और मुश्किल हो जाएगा ये पार्ट। इसलिए फर्स्ट सिनेरियो में सिर्फ रिजल्ट्स क्या होते हैं ये याद रखा जाए। अगर रिजल्ट याद हो जाए तो फिर ये बात हो सकता है कि सर इसको डिराइव भी कैसे करते हैं, ये कैसे समझ में आए, वो भी कर लेंगे हम लोग। तो ये हमारा होलो स्फीयर है, जैसा हमारा होलो स्फीयर होता है वैसे ही हमारा सॉलिड स्फीयर होता है। सॉलिड स्फीयर में जो हमारा फर्क आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड पॉइंट पर आएगा। तुमने फील्ड इंटेंसिटी में भी देखा होगा ये बात कि हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में जो फर्क है वो हमारा इनसाइड पॉइंट पर होता है। हॉलो स्फीयर में इनसाइड पॉइंट पर 0 और सॉलिड स्फीयर में इनसाइड पॉइंट पर नॉन जीरो, लेकिन आउटसाइड पॉइंट पर दोनों के कारण फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है। तो बिल्कुल वैसा ही काम यहाँ पर हमारा फिर से होने वाला है। और सॉलिड स्फीयर में हमने लिखा है पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। यहाँ पर लिख लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर हो गया। तो देखने में रिंग, स्फीयर, डिस्क सब तो देखने में सेम ही दिखेंगे, लेकिन है ये सॉलिड स्फीयर और इसका मास जो है वो है हमारा कैपिटल एम, रेडियस है कैपिटल आर। फिर से दो रीजन्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, और आर लेस देन आर, और इक्वल टू भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है आर ग्रेटर देन आर, ये आउटसाइड पॉइंट। और मैं आउटसाइड पॉइंट पर बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा पोटेंशियल लिखने में, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर, ये लिखने में बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा कि आउटसाइड पॉइंट के लिए शेल थ्योरम और पूरा का पूरा मास सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा बिहेव करता है, तो इसमें अपने को देर नहीं करना है। इनसाइड पॉइंट पर क्या होगा, लाइक एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर,
ये जो भी डिस्टेंसेस है वो सेंटर से होते हैं, तो क्या होना चाहिए? तो याद रखना, ये अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ। इसको याद करने में बच्चों को बहुत टाइम लगता है। ये फॉर्मूला माइनस जी एम बाई टू आर क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया किसी भी पॉइंट पर, मतलब स्फीयर के अंदर आर डिस्टेंस पर सेंटर से, ये हमारा पोटेंशियल होगा। अगर फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन देखो, मैं जो साथ साथ में फील्ड इंटेंसिटी का भी एक्सप्रेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि कॉन्ट्रास्ट समझ में आए, दोनों को मर्ज नहीं करना है। जी एम बाई आर क्यू इंटू आर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी भी है, इसका एक्सप्रेशन भी थोड़ा अलग है। और आउटसाइड पॉइंट के लिए तो आपको आई लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पिछली बार की तरह माइनस जी एम अपॉन, माइनस मत लगाओ, सिर्फ वेक्टर लगा देंगे हम लोग, जी एम बाई आर स्क्वायर एक वेक्टर लगा दो। अब तुम लोग अगर थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे तो ये जो रिजल्ट है, ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पोटेंशियल वाला। अर्थ हमारा एक सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करता है और ग्रेविटेशन में हम अर्थ के बारे में ही पढ़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे लिए एक तरीके से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एक्सप्रेशन है। वी शुड forget everything about potential, simply remember this result, then also we are able to going to solve lot of questions. इसके से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और कैसे बनते हैं विल कम टू दैट। पहले इसके ग्राफ को भी रियलाइज करना है। इसका एक्सप्रेशन जितना यूनिक है, ग्राफ भी उतना ही यूनिक है। आउटसाइड पॉइंट के लिए तो सोचना ही नहीं है, आउटसाइड पॉइंट का तो ग्राफ जैसे पिछली बार ड्रॉ किया था आर ग्रेटर देन आर के लिए, ये दोनों, ये देखो ये जो पार्ट था ये ऐसे ही रहेगा, बस ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, जीरो से आर तक वाला, वो थोड़ा चेंज होता है। यहाँ पर देखो ध्यान से वो ग्राफ, दिस इज वी, दिस इज आर, कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा आर इज इक्वल टू आर, और फॉर दैट पॉइंट ये जो ग्राफ होगा ये कुछ ऐसे जाता है, इसको होते हैं पैराबोलिक नेचर। और इसके बाद ये कुछ ऐसे जाता है, इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक नेचर। जो इसके नाम है, ये जो है ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, और ये जो पार्ट है ये है पैराबोलिक। वैल्यू की बात की जाए सेंटर पर, तो पोटेंशियल, जैसे ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर ध्यान से देखोगे तो पोटेंशियल एट सेंटर वी एट ओ, इसे कुछ नहीं करना है, स्मॉल आर को जीरो पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 GM अपॉन 2R। पोटेंशियल एट सरफेस पूछा जाए, R इज इक्वल टू कैपिटल आर, और यहां से हमारा ये हो जाएगा माइनस GM अपॉन आर। अब थोड़ा दोनों को ध्यान से कंसिडर किया जाए, सेंटर पर पोटेंशियल और सरफेस पर पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा जाता है, पोटेंशियल एट सरफेस और पोटेंशियल एट सेंटर T/2 टाइम्स। सरफेस का जो पोटेंशियल होता है उसका 3/2 टाइम्स सेंटर का पोटेंशियल होता है। तो डेरिवेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या ये रिजल्ट आपको क्लियरली समझ में आ रहा है? क्या क्या हुआ, ग्राफ कैसे बना, क्यों पैराबोलिक ग्राफ क्यों हुआ? कोई बता सकता है व्हाई द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ इज पैराबोलिक नेचर? एनीवन?
पैराबोलिक नेचर ग्राफ का इसलिए हुआ है क्योंकि आर स्क्वायर दिया गया है। अगर तुम एक्सप्रेशन को देखोगे तो दैट इज गिवन एज आर स्क्वायर। स्मॉल आर का क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये। और अगर तुम इस माइनस को जो बाहर में पड़ा हुआ है उसको अंदर ले लो तो ये आर स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा और ये कनकेव अपवर्ड होगा। इसलिए ये जो ग्राफ है ये कनकेव अपवर्ड बनाया गया है अप टू आर इज इक्वल टू आर तक। इसके बाद क्योंकि आउटसाइड पॉइंट पर वो पैराबोलिक नेचर उसका होता नहीं है, 1/r² की प्रोपोर्शनलिटी होती, सॉरी 1/r की प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो 1/r का प्रोपोर्शनलिटी का मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसलिए वो ग्राफ वैसा नेचर का हुआ। तो एक्सप्रेशंस और उसके साथ जो हमारे ग्राफ है उनको रिलेट करना पड़ेगा। यही हम फील्ड इंटेंसिटी का भी ग्राफ तुमको रिकॉल करा दें कि फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा होता था सॉलिड स्फीयर के कारण। तो इफ यू स्टिल रिमेम्बर I versus R ग्राफ, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऐसा होता था और यहाँ पर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। इसके बाद ये अगेन वही सेम शेप लेता था जैसे पहले सारे केसेस में लिया हुआ है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सॉरी R स्क्वायर ना, फील्ड इंटेंसिटी है तो R स्क्वायर। तो ये सब ग्राफ को बहुत अच्छे से नोट्स बनाते समय 2-4 बार प्रैक्टिस करना है क्योंकि तुम देख लो ग्राफ के कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, डिफरेंट मास के कारण क्या होता है, उसके ग्राफ क्या होते हैं। इस पार्ट में कोई भी तकलीफ हो तो बताओ, क्योंकि अगर इस पार्ट में तकलीफ होगा तो आगे के प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे और आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे भी थोड़ा सा एक स्टेप हाइयर है तो वो समझ नहीं आएगा। तो पहले यहाँ तक जो चीजें हैं वो हमको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो दोबारा तुम एक बार ऊपर से नीचे तक देख लो जो जो भी हमने सिखाया है आज। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकाला जाता है मल्टीपल मास सिस्टम के लिए, ये भी आपको आज ही इसको रिकॉल किया गया, रिकैप किया गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक पॉइंट मास के कारण और मल्टीपल मास के कारण कैसे निकालना होता है ये भी दिखाया गया। वर्क डन अगर निकालना हो किसी मास को लाने के लिए, किसी मास को लेके जाने के लिए, तो उस केस में जो सेकेंड मेथड है वो ज्यादा हमारे लिए काम आएगा। उसमें कम समय में हम काम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जहां पर मास को लेके जाना है वो फाइनल पुट पॉइंट होगा, जहां से लेके जा रहे हैं वो इनिशियल पॉइंट होगा। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, माइनस करना है और मास से मल्टीप्लाई करना है, वेरी सिंपल। यहाँ पर भी वही किया है, उस मास से जहां से हटाया उस पॉइंट का पोटेंशियल और जहां पर लेके गए उस पॉइंट का पोटेंशियल, तो जहां लेके गए वहां 0 और जहां से उठा के लेके गए उस पॉइंट का बाकी 3 के कारण जो पोटेंशियल बनेगा वो लिख लिए। तो इस तरीके से ये चीजें, ये जो स्पीड वाला क्वेश्चन था ये भी एक तरीके से इसके वेलोसिटी है। इसके वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि टोटल एनर्जी को हमको 0 से इक्वेट करना होता है, वेरी सिंपल। अगर मान लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इतनी सारी बातें नहीं समझ आ रही तो टोटल एनर्जी उस पार्टिकल का जहां पर भी वो है उसको लिखो और उसको 0 से इक्वेट कर दो ना। अगर कहीं पर है तो उसके पास 2 एनर्जी के टर्म्स होंगे, एक काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि दोनों मासेस के कारण उस पॉइंट पर पोटेंशियल लिख दिया जाए। जैसे ए जिस पॉइंट पर है अभी उस पॉइंट का पोटेंशियल कैपिटल एम के कारण होगा, तो पोटेंशियल लिख दिया हमने -gm/a के कारण, दोनों के कारण इंटू 2। अब यही पर फर्क तुमको समझ में आएगा कि फील्ड इंटेंसिटी होती तो वहां पर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 हो जाते हैं, नलीफाई हो जाता है नेट फील्ड वहां पर और नेट फोर्स वहां पर 0 होता। लेकिन देखो पोटेंशियल चूंकि ये एडिटिव होता है, इसमें साइन वेक्टर का कोई लेना देना नहीं, इसलिए सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों के कारण जो पोटेंशियल आया उसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया पोटेंशियल निकालने के लिए, और 0 से इक्वेट तो करना ही था तो 0 से इक्वेट करके सीधे सीधे स्पीड आ गई। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर बात आया कंटिन्यूअस मास का। कंटिन्यूअस मास में रिंग
हॉलो स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फेयर, ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इन तीनों का रिजल्ट, ग्राफ, फील्ड इंटेंसिटी, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। स्टिल एनीवन हैव एनी डाउट? क्योंकि इसके बाद की जो डिस्कशंस होंगे वो थोड़े से सीरियस डिस्कशंस होंगे और उसको इसी बेसिस पर सोचना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन समझो, मान लो हमने अर्थ के अंदर एक टनल डिग कर दिया। वैसे ये प्रैक्टिकली जितना आसानी से हम बोल रहे हैं उतना आसान भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा स्फीयर है, अर्थ है, और इसमें एक टनल हमने डग कर दी और ये टनल जो है वो सेंटर से पास कर रही है, सेंटर से। पहला टनल सेंटर से पास कर रहा था, दूसरा टनल जो है वो किसी और पॉइंट से पास कर रहा था, लाइक दिस। ये दोनों टनल के ही शेप बनाए गए हैं। अब क्वेश्चन ये है, दो टनल हैं, नाम दे दिया हमने, दोनों के सरफेस से, लाइक इधर भी ले सकते हैं थे, उधर भी ले सकते थे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एक मास जो कि स्मॉल एम के बराबर है उसको रिलीज किया जाता है, और ये जो स्फीयर है इसका मास है कैपिटल एम, इसका रेडियस है कैपिटल आर। स्मॉल एम, small mass m is released from the surface as shown. Comment on its motion. और भी क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे, पहले कमेंट ऑन इट्स मोशन। What kind of motion this charge or this mass is going to perform, ये आपको पहले सोचना है। अच्छे से सोचोगे तो आंसर आएगा। फिर हम लोग इसके कुछ कैलकुलेशंस भी करेंगे। पहले तो सिर्फ ये सोचना है कि इसका मोशन होगा कैसा, व्हाट काइंड ऑफ मोशन दिस मास इज गोइंग टू परफॉर्म। और याद रखना कि दोनों के लिए हमारा थिंकिंग सेम रहेगा। वन के लिए सोचना थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा, इसलिए तुम बेटर है कि अगर वन टू को एक साथ ना सोच के सिर्फ वन के बारे में सोचो तो भी चलेगा। लाइन चली गई मम्मी। क्या जो लोग मोशन पर कमेंट कर सकते हैं, देखो कंक्रीट हम कुछ भी नहीं पूछेंगे कि क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, सिर्फ टाइप ऑफ मोशन, किस तरह का मोशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम रियलाइज कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। बताइए। अच्छा, जो फर्स्ट वाली टनल है, अगर मास को वहां से रिलीज करेंगे, वो टनल है मतलब ओपन है, दोनों एंड उसके ओपन है, ऐसा नहीं कि क्लोज हुआ तो मास अंदर कैसे जाएगा। तो अगर वो टनल के, अगर हम सरफेस पर कोई मास को रखते हैं तो क्या मास के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यस और नो? लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसके ऊपर, और ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा तो मास अंदर जाएगा। क्या ये मास एक्सेलरेट कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा। तो जब तक एक्सेलरेशन है तब तक इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी।
अब ऐसे करते करते वो सेंटर पर पहुंच गया। सेंटर पर उसकी जो भी स्पीड होगी, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं अबाउट फोर्स एट सेंटर। सेंटर पर जो मास के ऊपर फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, व्हाट विल द फोर्स एट सेंटर। फील्ड एट सेंटर क्या होता है, एक सॉलिड स्फीयर का ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पर क्या होता है। बहुत कम आंसर है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन में पूछे जा रहा हूँ, लेकिन उसके आंसर्स नहीं आ रहे, दैट इज वेरी डिस्करेजिंग। सेंटर पर फील्ड जीरो होता है, इसलिए फोर्स भी जीरो होता है, ये हमने आपको बताया था। ये सारे फील्ड इंटेंसिटी की जो भी एक्सप्रेशन है, इफ यू सी, ये देखो, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस मास, इसमें एक रिंग है, मैक्सिमम भी इसमें कराया था, और इसी के बाद ये वाला, ये सब पूरा एक क्लास हुआ था। फील्ड इंटेंसिटी, इनसाइड पॉइंट, सेंटर, सॉलिड स्फीयर के लिए Gm/r/q into r। तो यू कैन सी यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन हमारा आया है Gm/r/q into r, इसमें r का वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। सिंपली सी, यहाँ पर r का वैल्यू जीरो पुट कर दो तो फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने टाइम, सेंटर तक आने टाइम फोर्स इधर लगेगा, कोई डाउट नहीं है। और ये जो मास है तब तक आते आते एक्सेलरेट हो चुका है, इसलिए रुकेगा नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर, इट इज गोइंग टू ओवरशूट। ओवरशूट मतलब इससे आगे निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही आगे निकलेगा, लाइक सपोज समवेयर यहाँ पर आ गया, पूरे टाइम इसको एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अब सेंटर इधर हो गया तो अब फोर्स इधर लगने लगेगा। पहले फोर्स इधर लग रहा था, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, अब फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और कहीं ना कहीं जाके जीरो होगी, संयोग से दैट विल बी अगेन एट सरफेस। अगर कहीं कोई लॉस नहीं हो, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं हो, तो ये फिर से सरफेस तक जाएगा, दूसरे एंड तक, और वहां पर मोमेंटली रेस्ट में आएगा, फिर वापस आएगा, क्योंकि फोर्स अब पीछे इसको खींचेगा, तो ये वापस पीछे आएगा, फिर से इस पॉइंट को ओवरशूट करेगा, फिर से इधर जाएगा, एंड दिस मास विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग, इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, ऐसे करता रहेगा, होता रहेगा। तो हमको पूछा गया था कि कमेंट ऑन मोशन, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो, तो मोशन विल बी ऑसिलेटरी। मोशन, अच्छा लिख लीजिए, मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी ऑसिलेटरी। और मोर प्रिसाइजली अगर बोला जाए तो ये हमारा SHM के बराबर होते हैं, SHM। तुम लोगों ने नाम सुना होगा, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है हमारा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो वहां पर भी ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। अभी तो मैंने सिर्फ तुमको ऑब्जर्वेशन बता दिया कि SHM करेगा। SHM क्यों करेगा ये नहीं भी अगर समझ में आ रहा हो तो कोई बुराई नहीं है, ऑसिलेटरी मोशन होगा इतना समझ में आना चाहिए। और वो हमने जैसा बताया कि मास पर फोर्स लगेगा, अंदर जाएगा, सेंटर से पास करेगा, सेंटर से जैसे ही पास करेगा तो उसकी स्पीड जो तक बढ़ रही थी वो घटनी शुरू हो जाएगी, और फाइनली कहीं आके वो रेस्ट में आ जाएगा, फिर से मूव करेगा बैक, फिर से स्पीड बढ़ेगी, एंड सो ऑन दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग। अगर ऐसा ही एक टनल जो सेकेंड वाला टनल है, और उसमें हम पूछें ये जो डिस्टेंस है उन लोगों के बीच का सेपरेशन, एक तरीके से ये हमारा डिस्टेंस r/2 दिया हुआ है, लेट्स अज्यूम दिस,
अब अगर हमसे पूछे कि उस मास को हमने छोड़ा, क्या उसका भी मोशन ऑसिलेटरी होगा, यस और नो? वेदर द मोशन ऑफ दैट मास जो कि सेंटर से पास नहीं कर रहा है, क्या वो भी ऑसिलेटरी मोशन है या वो एक नॉर्मल मोशन जिस पर कमेंट नहीं कर सकते, बताइए। याद रखना है कि इस मास में भी इफ यू सी द फोर्स इज गोइंग टू एक्ट टुवर्ड सेंटर और उसका एक कंपोनेंट इस टनल के लॉन्ग होगा, तो इसके मास के ऊपर तो फोर्स अलोंग द टनल लगेगा ही, तो इसका भी मोशन ऑसिलेटरी मोशन ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसका मास अलग होगा, ये सेंटर से नहीं पास करा टनल तो इसका मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा। जब भी टनल डग किया जाए तो उसमें जो मूवमेंट होता है वो ऑसिलेटरी मोशन ही होता है, ये चीज याद रखना। लेकिन एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड इन केस वन और इन केस टू, दोनों। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड फॉर फर्स्ट केस, फर्स्ट टनल, और ये सेकेंड टनल, दोनों में मास सेम है। टनल की लेंथ का कोई रोल नहीं होता, इसलिए यू कैन इग्नोर, रेडियस हमारा आर है। चलिए ट्राई कीजिए। और दूसरा वाला टनल इस टनल से r/2 डिस्टेंस पर है। कर रहे हो सब लोग या इंतजार कर रहे हो? देखिए, मैक्सिमम स्पीड तभी होती है जब एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो एक कॉन्सेप्ट तो आप यही से समझ सकते हो, एट मैक्सिमम स्पीड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो स्पीड और बढ़ती जाएगी, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब नेट फोर्स जीरो। अब हम ध्यान से देखते हैं कि पहले वाले केस में नेट फोर्स हमारा जीरो कहाँ हो रहा है, सेंटर पर ही हो रहा है, तो यहीं पर हमारा v मैक्स होगा। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। जब कोई मास यहाँ से सेंटर पर आएगा तो उसकी स्पीड उस समय मैक्सिमम होगी। अब कितनी होगी, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, तो यहाँ पर यूज करना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन। तो पहले के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियली इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी, तो हमारा कॉन्सेप्ट होता है टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल सरफेस पर देखोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर सरफेस पर हम लेते हैं उसका पोटेंशियल इंटू एम। टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी आ गया जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी उस सरफेस का पोटेंशियल होता है माइनस Gm/r इंटू एम। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली जब वो अपने सेंटर से पास कर रहा होगा तो उस समय स्पीड मैक्सिमम होगी, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी का भी टर्म होगा, तो सेंटर पर पोटेंशियल
हमने कुछ देर पहले निकाला हुआ है, माइनस जी कैपिटल M ऑन R और अदर 3/2 का भी टर्म आएगा। ये देखो एट सेंटर ये सॉलिड रहेगा, हाँ, -3gm/2 है। See, all you have to do is to simply put the value small r is 0 in this expression, you will get the result. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जो टर्म लगातार कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको हटा दिया जाए, जैसे स्मॉल m हर जगह दिख रहा है, तो इनको यहाँ पर एक m भी होगा ना पोटेंशियल एनर्जी में, ये तो पोटेंशियल हो गया -3gm/2 और ये तो पोटेंशियल हो गया, उसमें मास मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगा, और मास को कैंसिल आउट कर दो। अब ये चीजें आसान होगी। Vmax स्क्वायर बाई 2, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3gm/2r, और ये हो जाएगा -gm/r, और सिंपली सॉल्व इट। तो Vmax स्क्वायर इज इक्वल टू gm/2r, और ये बाई 2 है, 2 विल गेट कैंसल्ड, और सीधे सीधे Vmax gm/r, ये हमारा मैक्सिमम स्पीड है ड्यूरिंग दैट मोशन। ये हमको समझ में आना चाहिए, और इसके बाद सेकेंड वाले टनल के लिए मैक्सिमम स्पीड क्या होगी वो कैसे निकालना है वो सोचना पड़ेगा, और या फिर तुम उसको बता सकते हो कैसे निकालना है। लगभग सेम ही अप्रोच है, ये आपका हिंट है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, इतना समझो। चलिए बताइए सेकेंड वाला कैसे करेंगे। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर हम सेकेंड वाला भी पार्ट करें तो लगभग सारी चीजें सेम होने वाली हैं। कैसे? टोटल एनर्जी इनिशियली, ये जो हमने लिखा था एक्सप्रेशन, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरा मास भी सरफेस पर ही है, दूसरे मास को भी रेस्ट से ही रिलीज किया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी भी जीरो होगी, और जो भी सरफेस का पोटेंशियल है वो तो यहाँ पर या यहाँ पर उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए -gm/r इंटू स्मॉल m, ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉइंट पर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है पहला, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन जो दूसरा पॉइंट उसमें भी ½ mv², सेकेंड पार्ट में मतलब राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसमें ½ mv², ये भी वैसे ही रहेगा। फर्क अगर गिरेगा तो इसमें ये जो टर्म आया ना हमारा, ये वाला, क्योंकि हमने पोटेंशियल का जो फॉर्मूला यूज किया है वो सेंटर पर किया है। अब वो जो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वो इसके सेंटर पर होगी, सी यहां पर, एट दिस पॉइंट वेलोसिटी विल बी मैक्स, और ये सेंटर नहीं है, ये हमारा r/2 डिस्टेंस पर है। तो
वो जो फॉर्मूला था हमारा -GM/R³ 3R² माइनस R², इसमें स्मॉल r को कैपिटल R/2 डालना पड़ेगा क्योंकि सेंटर से वो इतने ही डिस्टेंस पर है। ये हमारा R/2 डालना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करोगे पोटेंशियल आ जाएगा, m से मल्टीप्लाई करोगे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और फिर से ये वही कैलकुलेशन लगभग सिमिलर कैरी फॉरवर्ड होगा और आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से निकालिए आंसर इसका। लगभग सारी चीजें हमने आपको हिंट दे दी। 3 टर्म तो सेम ही है, और चौथा टर्म जो है उसके लिए पोटेंशियल कहाँ से आएगा और पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे ये सभी बता दिया। अब चलिए आंसर निकालिए। इसके लिए आपको 2-3 मिनट का मैं टाइम देता हूँ। हाँ बताइए बच्चे, क्या है आपका आंसर? सर मुझे डाउट था क्वेश्चन में। हाँ बोलिए। सर आपने स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो R/2 क्यों लिया? उसमें पाइथागोरस नहीं लगाना पड़ेगा क्या निकालने के? हम कहाँ का पोटेंशियल ले रहे हैं? यहाँ पर, ये इसका सेंटर पॉइंट ना, यहाँ पर आके फोर्स 0 होगा ना। जब मास यहाँ पर रहेगा, दूसरे वाले टनल से जब हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये दूसरा टनल है, तो यहाँ पर जब मास था तो फोर्स ऐसे लग रहा था, तो उसका एक कंपोनेंट टनल के लॉन्ग था। लेकिन जब मास बिल्कुल सेंटर में आएगा तो उस पर फोर्स ऐसे लगेगा, इसका कोई कंपोनेंट टनल के लॉन्ग नहीं है। इसलिए टनल के लॉन्ग अगर फोर्स बोला जाए तो 0 है। इसलिए जब इस पॉइंट से पास कर रहा होगा मास, उस समय उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये निकालने के लिए हमको इसी का पोटेंशियल चाहिए होगा, इस पॉइंट का। और उस पॉइंट का पोटेंशियल सेंटर से वो डिस्टेंस R/2 डिस्टेंस पर है, इसलिए हमने सीधे R/2 पुट कर दिया। उसमें हमको पाइथागोरस लगाने की जरूरत क्या है बताइए? R डिस्टेंस पर कोई भी स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हमारा ये वाला, इसमें R की जगह R/2 डाल देंगे, उससे फिर पाइथागोरस क्यों यूज करेंगे? सर मुझे लगा कि वो सरफेस से जो पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस होगा। नहीं, उस सरफेस से तो, अच्छा ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये वाला डिस्टेंस का क्या जरूरत है? ये वाला डिस्टेंस का कोई जरूरत नहीं है। हमने आर हमेशा सेंटर से डिस्टेंस लिया है। जो भी पोटेंशियल के फॉर्मूले, फील्ड के फॉर्मूले जो भी हैं, उसमें स्मॉल आर क्या है? सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो इसलिए अपने को ये डिस्टेंस से कोई खास लेना देना नहीं है। वैसे निकाल सकते हैं बट दैट डजंट रिक्वायर। ओके सर। देखिए ये Vmax में अभी कोई आंसर नहीं कर रहा, तो मैं इसको एज ए होमवर्क देता हूँ, इसको ट्राई कर लेना। एकदम से तुम लोग को अगर बहुत सारी चीजें रियलाइज नहीं हो रही तो शायद तुम लोग को थोड़ा टाइम चाहिए। इसको अच्छे से देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने डेरिवेशंस इग्नोर किए हैं बहुत सारे। अगर तुम लोग ये सब समझ के आए तो कल हम कुछ डिराइव भी कर देंगे, 1-2 रिजल्ट। एक मेजर चेंज है शेड्यूल में संडे के कारण। हाँ बोलिए। सर वो आंसर था। आंसर आपने निकाल लिए? हाँ सर, मुझे लगा सर आप बताएंगे तो फिर मैं बोली नहीं थोड़ी देर तक। नहीं तो एक्चुअली हमने ऑलमोस्ट सारा हिंट दे दिया है। देखो अगर इसके लिए Vmax निकालना हो तो लेफ्ट हैंड साइड के टर्म तो सेम ही रहेंगे, राइट हैंड साइड में एक टर्म तो सेम ही रहेगा, बस ये टर्म को निकालना है अपने को। मतलब मैं इक्वेशन लिख दूं तो 0 प्लस माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R इज इक्वल टू हाफ m Vmax स्क्वायर, यहाँ तक तो सेम है। प्लस अब ये जो पोटेंशियल का टर्म है ये निकालना पड़ेगा, तो -GM/2R³ 3R² माइनस ये R की जगह R/2 का स्क्वायर इंटू स्मॉल m।
अब इसको सॉल्व करना है, m को कैंसिल आउट कर दोगे, इसको सिंप्लीफाई कर दो, यही आंसर है। तो इसको कर लेना, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। और एक जो शेड्यूल में चेंज हो रहा है, मतलब कि जो संडे क्लासेस हमने रखी थी, उस संडे को एक्चुअली एक बच्चे का बार बार टेस्ट आ रहा है उस दिन, इसलिए संडे की जगह अब सैटरडे को क्लास हो जाएगी, बस यही एक फर्क है। अब संडे वाला जो शेड्यूल है, जैसे आज संडे है तो नेक्स्ट संडे अपनी क्लास नहीं रहेगी, सैटरडे को क्लास हमने शेड्यूल कर दी है। यानी अब देखा जाए तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को आपका क्लास नहीं है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ऐसे ये 5 दिन की क्लास। एक चेंज जो हुआ है वो आपका, जैसे ये संडे मंडे ट्यूसडे एक साथ होता था, थर्सडे फ्राइडे एक साथ होता था, अब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एक साथ होगा, मंडे ट्यूसडे एक साथ होगा। दो दिन आपके वो ऑफ हो जाएंगे, एक आपका वेंसडे और एक आपका संडे, ये आपके दोनों दिन ऑफ रहे। तो इस बार तो खैर संडे आज क्लास हो गई, आज भी उसका क्लास छूट गया, पिछले दिन भी क्लास छूट गया था, तो मैंने इसलिए ये चेंजेस कर दिए, क्लास किसी का छूटना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम से, मतलब इस पूरे मंथ में अब इसके बाद से यही शेड्यूल होगा, कमिंग सैटरडे को अपनी क्लास होगी, संडे को ऑफ रहेगा। थैंक यू। हाँ श्रावणी बताइए। सर एक्चुअली आप 1 दिसंबर और आज के जो नोट्स का PDF है वो एक बार टेलीग्राम पे भेज देंगे क्या? हाँ अच्छा, हमने नहीं भेजा क्या? अच्छा ठीक है, मैं हाँ, भेजता मैंने हूँ। वो प्लेटफॉर्म चेक किया था पर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नहीं नहीं, मैं भेजता था, वो छूट गया, रह गया है, भेजता हूँ, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू।